तो देखिए यूपी यूएमएस जो हमारा उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस है, उसकी तरफ से हमारा नर्सिंग ऑफिसर के लिए 500 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो आज हम इस वीडियो में इसी वैकेंसी के डिटेल के बारे में पूरी हम बात करेंगे। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए जो हमारा पोस्ट का नाम होने वाला है, जो आपका पद का नाम होने वाला है, ये नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है। जो जनरल में आपका 200 सीट खाली रहेगा और ईडब्ल्यूएस में आपका 50 सीट खाली रहेगा, ओबीसी में 165 सीट खाली रहेगा, एससी में 109 सीट खाली है और एसटी में हमारा 11 सीट खाली है। टोटल हमारा 535 सीटों पर भर्ती आई हुई है। ये हमारा कैटेगरी वाइज जो हमारा जो सीट है वो हमारा कैटेगरी वाइज हो गया। अब इसके बाद हम अगर इसके एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, अगर आप बीएससी ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट, अगर हमारा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल में नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत अगर रजिस्ट्रेशन है आपका मिडवाइफ के रूप में, तो आप एलिजिबल है। या जीएनएम डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल में नर्स और मिडवाइफ के रूप में रजिस्ट्रेशन आपका है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में बतौर नर्स 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। अगर इसके आयु सीमा की बात करते हैं, तो देखिए जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है वो 18 वर्ष की है और अधिकतम का 40 वर्ष का आयु सीमा निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी। जो हमारा 1 जनवरी 2024 है उसके आधार पर आपकी आयु की गणना की जाएगी। अधिकतम आयु में छूट उत्तर प्रदेश की रिजर्व कैटेगरी को अधिकतम आयु में सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। जो भी उत्तर प्रदेश का जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार आपको छूट दी जाएगी एज रिलैक्सेशन में। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, तो जो आपकी जो आयु जो आपका एज कैलकुलेशन है वो आपका 1 जनवरी 2024 के बेसिस पर ही होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम इसके चयन प्रक्रिया की बात करते हैं, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो अभ्यर्थी को चयन हेतु निम्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। ऑनलाइन आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद का मेडिकल टेस्ट होगा। देखिए जो आपका पहला जो स्टेज होने वाला है आपका सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। उसके बाद उसमें अगर आपका रिजल्ट आता है तो आपके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। वहीं अगर हम इस परीक्षा की जो हाँ पैटर्न और सिलेबस की बात करते हैं, तो देखिए जो स्कीम ऑफ जो एग्जामिनेशन होने वाला है, तो ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट शैल बी 3 आवर। जो आपका है समय आपको 180 मिनट का यानी 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 200 MCQ ऑफ 600 मार्क्स विथ 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन। आपका जो है 200 MCQ क्वेश्चन रहेगा, टोटल आपका 600 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और आपका जो है 4 अल्टरनेटिव क्वेश्चन रहेगा। मतलब आपका 4 ऑप्शन दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। 170 MCQ रिलेटेड टू नर्सिंग सब्जेक्ट। जो आपका 170 जो आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका जो नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। वहीं आपका 30 जो क्वेश्चन रहेगा रिलेटेड टू जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। जो आपका 30 एक्स्ट्रा जो आपका 30 रहेगा वो आपका जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, उसमें जनरल नॉलेज पूछा जाएगा और करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, और रीजनिंग और मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। बाकी ये जो 170 है आपका ये नर्सिंग सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देयर बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। आपका इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर के लिए नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी विल बी 40% फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एंड 35% फॉर एसटी/एससी। तो देखिए आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है, आपको 40% आपको कम से कम लाना ही पड़ेगा इसको उत्तीर्ण करने के लिए। अगर वहीं हम इसके सिलेबस की बात करते हैं, ऊपर जो हम पैटर्न की बात कर चुके हैं, और इसके हम सिलेबस की बात करते हैं, तो देखिए आपका जो जनरल इंग्लिश आएगा उसका आपका 10 क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपका टोटल 30 मार्क्स का रहेगा। वहीं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से आपका 10 मार्क्स रहेगा, आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ईच क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स कैरी करेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर रीजनिंग या मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो टोटल 10 क्वेश्चन आएगा और आपको 30 मार्क्स कैरी करेगा। वहीं एनाटॉमी जो आपका फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायो केमिस्ट्री है आपका 15 क्वेश्चन आएगा, 45 मार्क्स आपका कैरी करेगा। वही आपका साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी जो आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, 45 मार्क्स आपका कैरी करेगा। वही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपका टोटल इसमें 15 क्वेश्चन आएगा, 45 मार्क्स कैरी करेगा। वही न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल जो आपका टोटल 15 मार्क्स का रहेगा और 45 मार्क्स कैरी करेगा। ये आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, इसमें आपका 15 मार्क्स रहेगा, 45 मार्क्स कैरी करेगा। वहीं अगर हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बात करते हैं, टोटल आपका 15 क्वेश्चन आएगा और 45 मार्क्स कैरी करेगा। वहीं मिड वाइफरी एंड
गाइकोनोलॉजिकल नर्सिंग की बात करें तो इसमें आपका टोटल 15 जो है क्वेश्चन आएंगे और 45 मार्क्स कैरी करेगा। वही अगर हम यहाँ पर मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बात करते हैं तो इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे और 45 मार्क्स कैरी करेगा। अगर हम वहाँ पर 13 में बात करते हैं प्रोफेशनल ट्रेंड और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर एंड वार्ड मैनेजमेंट, इसमें आपका टोटल 15 रहेंगे क्वेश्चन और 45 मार्क्स कैरी करेंगे। अगर यहीं पर देखिए नर्सिंग एजुकेशन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स में, इसमें आपका 15 क्वेश्चन आएंगे, 45 मार्क्स कैरी करेंगे टोटल जो आपका है। अगर वहीं देखिए 14 नंबर क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड, आपका टोटल 20 इसमें से क्वेश्चन आएंगे और टोटल 60 मार्क्स कैरी करेंगे। आपका टोटल 600 मार्क्स का होगा और टोटल जो आपका MCQ क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स रहेंगे। अब तक आपको 3 आवर का आपका समय दिया जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो है यही इन सब टॉपिक से आपका इतना 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 आपको क्वेश्चन आएगा और इतना इतना मार्क्स कैरी करेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर वहीं हम इसके बेसिक सैलरी की बात करते हैं तो देखिए जो आपका है पे लेवल 7 का होने वाला है और बेसिक पे आपका 44,900 से स्टार्ट होगा और आपका 1,42,400 तक जा सकता है। ये आपका बेसिक पे है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 44,900 आपका बेसिक पे है। सैलरी की शुरुआत 44,900 प्लस भत्ते मिलाकर 70 या 75,000 रुपये प्रति माह हो जाएगी, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। भत्तों में महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, होम रेंट अलाउंस, अन्य सभी चीज़ें शामिल हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको सब भत्ता वगैरह मिलाकर 70 से 75,000 रुपये तक चला जाएगा। अगर वही बात करते हैं इस एप्लीकेशन का शुल्क का, तो देखिए जो आपका जनरल के लिए 2,360 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा, OBC EWS के लिए 2,360 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा और वहीं ST SC की बात करते हैं तो 1,416 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लग रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपका एप्लीकेशन फ़ीस है। अगर वहीं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो देखिए जो आपका आवेदन शुरू हो रहा है 23 फरवरी 2024 के स्टार्ट हो चुका है और आवेदन करने की अंतिम तिथि है आपका जो 4-14 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए जो आपका डेट दिया गया है ड्यू डेट, इसी के बीच में आप आवेदन करें तो अच्छा है, वरना बाद में या कॉलेजिंग के बाद आप कर नहीं सकते हैं या बाद में आपका जो है सर्वर डाउन हो जाएगा तो भी दिक्कत होगा। तो जो जितना जल्दी हो सके अगर आप एलिजिबल है तो इसको अप्लाई कर दीजिए, अच्छा रहेगा। अगर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए आपका मोबाइल नंबर उसमें एप्लीकेशन में मांगा जाएगा, ईमेल आईडी मांगा जाएगा, आईडी प्रूफ, आधार वगैरह कार्ड मांगा जाएगा। स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज आपका रंगीन फोटो होना चाहिए। स्कैन किया आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए। जन्म तिथि दर्शाने वाला प्रमाण पत्र जैसे 10th का और या आधार कार्ड है ये आपका होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अगर यदि आप ST SC OBC EWS कैटेगरी के तहत आवेदन कर रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर विकलांग सर्टिफिकेट, अगर आप PWD के अंदर आते हैं तो आपको विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। योग्यता प्रमाण पत्र और मार्कशीट यानी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और नर्सिंग कोर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये एजुकेशन डॉक्यूमेंट आपको मांगा जाएगा। वहीं इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होने का प्रमाण पत्र, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड है आपके पास तो उसमें मांगा जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आप एक्सपीरियंस है आपका तो वही अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। कोई अन्य प्रमाण पत्र जो आवश्यक हो प्रस्तुत करें। जो भी आपके पास जो एप्लीकेशन मांगा जाएगा कोई अन्य प्रमाण पत्र उसको आप दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो देखिए अभ्यर्थी को सजेस्ट किया जाता है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़ ले, सभी शर्तों को पूरा करने के स्थिति में ही आवेदन करें। देखिए जो बोल रहा है जो भी कैंडिडेट इसे अप्लाई करना चाहते हैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एक बार उसे अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सेकंड पॉइंट दिया है केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए जो भी आवेदन करना चाहते हैं तो केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार्य होगा। जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट दिया गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही भरें। जो भी आपका डिटेल भरना है आपको सही जो भरना है, जो आपका 10th के मार्कशीट पे है वही डिटेल आपको इसमें डालिए तो अच्छा रहेगा। अगला पॉइंट बोल रहा है आवेदन फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही दर्ज करें क्योंकि भविष्य में इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जा सकती है। तो देखिए जो भी एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगा तो उसमें अपना ही देने की कोशिश कीजिएगा ताकि बाद में इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ वगैरह आए या कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको ही प्राप्त हो, डायरेक्ट आपके पास आए। ये लास्ट पॉइंट देखते हैं तो आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख ले।
देखिए जब एप्लीकेशन सबमिट कीजिएगा तो उससे एक प्रिंट आउट निकलता है, तो वहीं प्रिंट आउट को बोल रहा है अपने पास सुरक्षित रखने के लिए उस पर एक एप्लीकेशन आईडी होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, रिजल्ट वगैरह देखने के लिए जो एप्लीकेशन आईडी बार बार मांगता है, तो वहीं एप्लीकेशन आईडी के लिए जो आपका उसका प्रिंट आउट है उसे उसे अपने पास सुरक्षित रखना है। थैंक यू वेरी मच।